हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी श्वेता और आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट 2 मतलब चैप्टर 2 पढ़ेंगे और ये पार्ट 2 वीडियो है। तो लेट्स कंटिन्यू विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। अपन ने पार्ट 1 के अंदर चैप्टर 1 फुल कवर कर लिया था, जिसके अंदर अपन ने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस और ये सब पढ़ा था। सेक्शन सारे सब डेफिनेशंस कवर कर ली थी। कम्युनिकेशन कब वैलिड होती है, ऑफ़र क्या होता है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र, ये सब अपन ने कवर कर लिया था पूरा चैप्टर 1 रेवोकेशन सब। सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 2 जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है और वॉइड एग्रीमेंट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये जो सेंटेंस है बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। ये मैंने पिछले क्लास में भी पढ़ा है, पर ठीक है फिर से एक बार देखते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। अपन इसका डायग्राम बनाएंगे तो बट सारे, ये वाला डायग्राम इसका वैलिड है। सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट होने के लिए लीगल इन्फोर्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, पर कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए लीगल इन्फोर्सिबिलिटी की ज़रूरत है। तो अगर एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसलिए सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट नहीं है, बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। पहले एग्रीमेंट बनता है, फिर उसके बाद में ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो इसलिए ठीक है। सॉरी गाइस, वो मैंने गलती से थोड़ा बोल दिया था। सो लेट्स कंटिन्यू विथ सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या बोलता है? व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा ना कौन एग्रीमेंट। ठीक है, तो कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सबसे पहले जो एग्रीमेंट फ्री कंसेंट से बना, ठीक है, फ्री कंसेंट। अपन आगे जाके पढ़ेंगे फ्री कंसेंट कैसे होती है। फ्री कंसेंट लाइक कोर्जन नहीं होना चाहिए, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अपन ये चीज़ आगे पढ़ेंगे फ्री कंसेंट। ओके, कॉम्पोनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पोनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहिए मेजर, मतलब कि 18+ होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब उसको बातें समझ में आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है, उसको सबसे बताना चाहिए। और नॉट डिस्क्वालीफाइड वाला, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग और बहुत सारी कैटेगरी है जिसने डिस्क्वालीफाई कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। जैसे कि जो एलियन एनिमीज़ होती है, जिसके साथ वॉर की सिचुएशन हो रही है, जैसे पाकिस्तान ही होते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। मैरिड वूमेन जो अपने हस्बैंड की तरफ से नहीं बना सकती, जो मैरिड वूमेन है अपने हस्बैंड की तरफ से नहीं बना सकती। ठीक है, फॉरेन एम्बेसडर नहीं बना सकते। ठीक है, इंसॉल्वेंट जो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करे जाते हैं। ये सब लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं लॉ के द्वारा। ठीक है, तो थर्ड इम्पॉर्टेंट है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था क्या होता है। ठीक है, तो लॉफुल कंसिडरेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फोर्थ है लॉफुल ऑब्जेक्ट। हाँ, तो जो कॉन्ट्रैक्ट अपन बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसके अंदर कुछ भी इलीगल चीज़ें डाल दी है, अनलॉफुल चीज़ें डाल दी है। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और डिक्लेयर नहीं होना चाहिए वॉइड। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है वो वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। वॉइड का मतलब होता है नल। ठीक है, तो नल डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। अब अपन कंटिन्यू करते हैं एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये आप याद कर लेना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब राइटिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये।
लॉफुल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उनकी इंटेंशन भी होनी चाहिए लीगल रिलेशन में आने की, ऐसे ही नहीं कि वो हवा हवा में ही बना रहा है कि छोड़ो यार बना लेते हैं, लीगल इंटेंशन होनी चाहिए। ये अपन आगे पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, ठीक है। द पार्टीज मस्ट हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टीज़ है वो 18+ होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, ये सब अपन ने पढ़ रखी है, नॉट डिसक्वालीफाइड होनी चाहिए, मतलब ठीक है। कंसेंट मस्ट बी फ्री एंड नॉट ऑब्टेन बाय द कॉज इन अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटिंग, ये सब अपन सारे पॉइंट ऊपर पढ़ के आए हैं और बाकी बचे हुए अपन नीचे पढ़ेंगे अभी। मे बी एंटर्ड इनटू ऑरली राइटिंग बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये भी एक रिक्वायरमेंट है सेक्शन 10 की, याद रख लेना, ये वाला जो पॉइंट है सेक्शन 10 का एक लिखा हुआ है इसके अंदर। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, पढ़ चुके हैं। टर्म मस्ट बी क्लियर, जो कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो टर्म लिखी हुई होती है वो क्लियर होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए और सर्टन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी अनसर्टन चीज़ें लिखती है कि हाँ 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 हो जाएगा, नहीं, सर्टन होनी चाहिए कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए, यही होगा, ठीक है। मस्ट हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है वो पॉसिबल होना चाहिए परफॉर्म होने के लिए। किसी ने बोल दिया कि कल तो चांद नहीं, मतलब कल तो चांद दिन में निकलेगा, लाइक ये तो हो सकता है, क्या दिखाई देता है कभी कभी दिन में, लाइक ऐसे मान लो कि सन साउथ से निकलेगा, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि अगर कल सन साउथ से निकलेगा तो मैं झाड़ू करूँगा और तू पोछा करेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पॉसिबल होना चाहिए कि वो हो। मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर वर्ड, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे सेक्शन 11, हु आर कॉम्पोनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये अपन पढ़ चुके हैं। एवरी पर्सन इज कॉम्पोनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि 18+ अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड, ये 3 गलती से आ गया, सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम, ये अपन अभी ऊपर पढ़ के आए, ठीक है। What is sound mind? For the purpose of contracting, a person is said to be sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he make it he is capable of understanding, जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उस टाइम में वो अगर अंडरस्टैंड कर सकता है उसको, तो वो केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ठीक है। भले ही वो बाकी टाइम अनसाउंड रहे, बट जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है उस समय वो केपेबल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो सकता है। Forming a rational judgment as it to affect upon his interest. A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when a person who is usually of sound mind but occasionally of A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is sound mind, अभी बोला था, ठीक है। A person is usually of sound mind, अब मान लो एक आदमी है, 2 सिचुएशन हो गई, एक आदमी हमेशा साउंड माइंड रहता है बट वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त अनसाउंड माइंड हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा, या फिर एक आदमी है जो हमेशा अनसाउंड माइंड रहता है बट कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त वो साउंड माइंड हो गया तो वो वैलिड है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब सेक्शन 13 में अपन पढ़ेंगे कंसेंट। कंसेंट क्या होती है? 2 या 2 से ज़्यादा आदमी 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same things in the same sense, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ भी एक्सप्लेन करने का नहीं है। सेक्शन 14 फ्री कंसेंट डिफाइन। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, कंसेंट कब फ्री कहलाई जाएगी, अब ये भी देख लो, जब वो नहीं, नोट पे ध्यान देना, वो नहीं हो, कोएजेंस नहीं हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड नहीं हो, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हो, मिस्टेक नहीं हो, ठीक है, तब वो मानी जाएगी कि वो कंसेंट फ्री थी। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक कंसेंट के अंदर, ठीक है। तो अपन अब इसको डिटेल में समझते हैं। कंसेंट इज सेड टू बी सो कॉज्ड व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन given but for the extension of such coercion, undue influence, fraud, mischief. Coercion क्या होती है? Coercion is committing or threatening to commit
एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। कॉजन क्या होती है? देखो, कोई भी, ठीक है, कोई भी ऐसा काम नहीं कमिट, मतलब कॉजन इज अ कमिटिंग, कोई भी ऐसा काम कमिट करवाना या थ्रेट करना कि तू ये कमिट कर, जो एक्ट फॉरबिडन है आईपीसी के द्वारा, ठीक है। तो अनलॉफुल डिटेंशन, मतलब कोई प्रॉपर्टी है जिसको ज़बरदस्ती उसको डिटेन करना चाहता है, तो वो भी कॉजन के अंदर आएगा। तो कॉजन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, तो अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी और कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। कोई भी काम जो आईपीसी ने फॉरबिड कर रखा है, वो काम करवाना चाहता है वो, ठीक है, तो वो कॉजन में आएगा, ठीक है। एसेंशियल देख लो, कॉजन कंसिस्ट ऑफ कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। अभी पढ़ के आए, कॉजन इंक्लूड थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, इंक्लूड्स और कंसिस्ट। अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी पढ़ लिया। द एक्ट मस्ट बी डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, अब आप मुझे बताओ, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड कॉजन में आता है कि नहीं आता? थ्रेट टू स्ट्राइक कॉजन में आता है कि नहीं आता? अब जैसे कि अभी स्ट्राइक चल रही है ना, फास्ट वाली, सोनम वांगचुक की, तो आप वो बताओ वो कॉजन में आएगा कि नहीं आएगा? कंपनसेशन बाय लॉ, ये कॉजन में आता है क्या आता है? कैन कन्वर्जन कम थ्रू, कॉजन कम थ्रू द थर्ड पार्टी। देखो, अटेम्प्ट टू सुसाइड कॉजन में आता है, ठीक है। थ्रेट टू स्ट्राइक एक राइट है अपना, अपन स्ट्राइक कर सकते हैं, थ्रेट, ठीक है, अपना एक राइट है। आई थिंक ये स्पेलिंग गलत है, थ्रेट की स्पेलिंग गलत है, इट्स THREAT। तो थ्रेट टू स्ट्राइक कॉजन में नहीं आता, कंपनसेशन बाय लॉ भी कॉजन में नहीं आता, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड कॉजन में आता है, और क्या कॉजन थर्ड पार्टी से आ सकता है? यस, ये दोनों नहीं और ये दोनों यस, ठीक है। केस लो पढ़ लेते हैं। हाँ, तो इस केस के अंदर क्या होता है, एक हस्बैंड होता है, वो सुसाइड की धमकी देता है कि अगर तुमने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम नहीं करे तो मैं फांसी खा के मर जाऊंगा। तो वो फोर्सफुली ऐसे करा लेता है, तो ये कॉजन में आता है, गलत बात है वो। इस केस के अंदर क्या होता है, जो विडो होती है उसको ना फोर्स करा जाता है कि तू एक लड़का अडॉप्ट कर, तब भी उसको उसके पति की चिता जलाने देंगे, तो ये भी फोर्सली करा जा रहा है, तो ये भी गलत बात है। तो ये भी कॉजन में आता है और वैसे गलत बात है, इन दोनों में ही फ्री कंसेंट नहीं है, ओके। आगे चलते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties, यहाँ से बहुत important है, one of the parties is in the position to dominate the will of the other and use that position to obtain an unfair advantage over the other. Very important. एक पार्टी के पास, एक पार्टी डोमिनेट होती है और उसके पास पावर होती है कि वो दूसरे के ऊपर उस पावर को चला सके, कुछ भी काम करा सके, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, डॉक्टर होता है, उसके पास पावर होती है कि वो मरीज़ को बोले कि तू मरने वाला है, चल पैसे दे चुपचाप से, तभी तेरा इलाज करूँगा। तो वो एक अथॉरिटी पे बैठा है, उसके पास पावर है, समझ रहे हो। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू generality of the foregoing principle, a person is deemed to be in a position to dominate the will of another, where he hold a real or apparent authority over the other, where he stand in fiduciary relation। ये जो रिलेशनशिप होता है, मान लो माँ बेटे का, ठीक है ना, ये ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होता है, ठीक है, इसको समझ लो, आगे बहुत काम आएगा। है ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप, जैसे माँ बेटा, बाप बेटे का है, ट्रस्ट बेस्ड है, ठीक है। वेयर जैसे बाप ने बोल दिया कि चल बेटा आज तू ये काम कर दे, मैं कल तेरे को वो दे दूँगा, तो लाइक वो एक अथॉरिटी पे हैं,
पहले से और वो ट्रस्ट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो गलत होगा अगर कुछ ऐसा कराएंगे तो। वेयर ही मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररी और परमानेंट अफेक्टेड बाय द रीजन ऑफ एज, ये भी अंडर इन्फ्लुएंस में आता है। इन्फ्लुएंस ही गलत कर रहा है तो सिंपल सी बात है, इसमें समझने का इतना कुछ है नहीं। Where a person who is in position to dominate the will of another enters into a contract with him and the transaction appears on the face of it or on the evidence appearance to the blah 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 blah, same बात बोली गई है, कुछ भी नहीं बोला गया। Was not induced by shall lie upon the person in the position। सिंपल सी बात है, इसके अंदर एक इंसान कोई ऐसी पावर होल्ड करता है, वो अपना हुक्म चला सकता है दूसरे इंसान पे, बस ये हो गया। तो यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं हुआ, इस इंसान ने अपनी पावर का यूज़ करके इससे ये काम करवाया, ये कॉन्ट्रैक्ट कराया, तो फ्री कंसेंट कैसे हुआ? इन्फ्लुएंस करा है ना इसने, अपना उस पावर का रॉन्ग यूज़ करा है, तो वो फ्री कंसेंट में नहीं आया। सीधी सी बात है, नो बकवास, सीधी सी बात यही है बस। आगे चलते हैं। फ्रॉड मीन्स एंड includes any of the following act committed by a party to a contract or with his convenience or by his agent। या तो वो खुद करे या एजेंट से करवाए या किसी और से करवाए। इंटेंट टू डिसीव, इधर इंटेंशन आ जाता है, वो इंटेंट, उसका इंटेंशन ही गलत है, दूसरे को धोखा देना है इसका इंटेंशन है, ठीक है। दूसरी पार्टी को या फिर उसके पार्टी के एजेंट को धोखा देना ही उसका इंटेंशन है, तो ये फ्रॉड में आएगा, ठीक है ना। कोई एक पार्टी, क्या तो उस पार्टी का एजेंट या कोई और इंटेंशनली दूसरी पार्टी के एजेंट को या उसको खुद को डिसीव करने का सोच लेता है, बस फ्रॉड में आ गया ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। आगे चलो। द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन। हाँ, कोई ऐसी बात बोलना जो उसको पता है, सॉरी गाइस, द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट, या ऐसी कोई बात बोलना जो पता है कि ये झूठ है। सजेशन एज फैक्ट ऑफ डैट विच इज़ नॉट ट्रू, उसको पता है ये सच नहीं है, झूठ है, और वो बिलीव करता है और फिर भी वो तुम्हें बताता है कि ये सच है, तो बस वो फ्रॉड में आ गया। द एक्टिव कंसीलमेंट, हाइड कर रहा है वो तुमसे कोई बात जो तुम्हें पता होनी चाहिए, उसको पता है ये बात कि अगर तुम्हें पता होगी तो तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, तो वो तुमसे वो बात छुपा रहा है, तो ये भी फ्रॉड के अंदर आएगा, ठीक है। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, कोई भी प्रॉमिस बना दी, प्रॉमिस कर लिया पर वो इंटेंशन ही नहीं है उसको आगे करने की, तो वो भी फ्रॉड में आएगा क्योंकि उसकी इंटेंशन थी धोखा देना, समझ आया। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, वही तो, कोई भी ऐसा एक्ट जो धोखा देने का हो। एनी सच एक्ट टू ओमिशन एज अ लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉड, सिंपल, कोई भी एक्ट जो लॉ के द्वारा फ्रॉड डिक्लेयर करा गया है वो भी फ्रॉड के अंदर आएगा, तो ये भी फ्री कंसेंट नहीं होगी अगर फ्रॉड से बना हुआ। मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स और इंक्लूड द पॉजिटिव असर्शन। मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के अंदर सिंपल सा ये डिफरेंस है कि मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर कोई इंटेंशन नहीं होती उसके डिसीव करने की, ठीक है। इंटेंशन एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव गेन एन एडवांटेज टू द पर्सन, उसको खुद को नहीं पता होता कि वो क्या है, वो इनोसेंटली, ठीक है, causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of thing। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों के अंदर कि इसको यहाँ पता भी नहीं होता और उसकी कोई इंटेंशन भी नहीं होती, उसमें उसको पता है वो जानबूझ के कर रहा है ऐसा, इतना सा डिफरेंस है, पर फिर भी ये फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा मिसरिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट, अब इसको ढंग से पढ़ना। सेक्शन 19 के अंदर क्या आएगा? वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट के बिना कोई एग्रीमेंट अगर फ्री कंसेंट के बिना बनाए तो वो वॉइडेबल होगा, ठीक है। व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कॉर्जन, नोट कर लो, कॉर्जन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, तो वो वॉइडेबल होगी। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कॉर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से बना है तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा।
ठीक है, एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट और वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस अपन समझ चुके हैं। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी वर्ड डिक्लेयर करा जाता है। वर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो वर्ड ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके लिए कोई पार्टी को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। वॉज कॉस्ट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज consent was caused by the fraud misrepresentation may, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the position in which he would have been if the representation made has been true. एक्सेप्शन, अब इसके एक्सेप्शंस पढ़ लो अच्छे तरीके से, ठीक है। इफ़ सच कंसेंट वॉज caused by misrepresentation or by silence order within the meaning of section 17, the contract nonetheless is not voidable if the party whose consent was so caused had a mean of discovering the truth. सिंपल सी बात है, इसमें मैं तुम्हें कहानी बताती हूँ। वो पार्टी है, द पार्टी डज नॉट डिस्कवर द एक्ट। मान लो कि ए और बी है, ठीक है। ए है ना, अपनी मशीन दिखाता है बी को कि तू मशीन देख ले, ये रही मेरी मशीन। बी मशीन खरीदने गया है, ए है बी की मशीन खरीदने गया है। ए ने बोल दिया लो जी देख लो आप मेरी मशीन, ये सारी मशीन रखी है। पर बी उनको ढंग से नहीं देखता, उसके पास चांस होता है कि वो ढंग से देखे। ए ने चांस दिया भी कि देख ले भाई ढंग से, बाद में मेरे को मत बोलियो। उसने बोल दिया कि ये सारी मशीन, फिर भी बी ने नहीं देखा, तो बाद में बी आके कंप्लेन नहीं कर सकता कि तूने मेरे साथ धोखा करा है, नहीं, क्योंकि ए ने पूरा टाइम दिया है, पूरा वो दिया है कि देख ले भाई तू, तेको पूरा चांस है डिस्कवर करने का, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन 1 यही बोलता है, ठीक है। दूसरा, अ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टी और होम सच फ्रॉड वाज प्रैक्टिस्ड और होम सच मिसरिप्रेजेंटेशन डज नॉट एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। सेक्शन 19A सब क्लॉज ए, ये क्या बोला मैंने सेक्शन 19A, सॉरी। पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, बस ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए था और वो कॉन्ट्रैक्ट था वो फ्रॉड कॉजन मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए था। इतना डिफरेंस है। व्हेन अ कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस द एग्रीमेंट इज अ contract voidable at the option of the party whose consent was caused, ठीक है। Any such contract may be set aside either absolutely or if the party who was entitled to avoid it has received any benefit, ठीक है। आगे चलते हैं, मिस्टेक समझते हैं। वाह, ये स्लाइड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फेवरेट स्लाइड है मेरी। मिस्टेक समझते हैं। मिस्टेक के अंदर 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 20, 21, 22। सबसे पहले 21। मिस्टेक के अंदर 2 होती है, मिस्टेक बाय फैक्ट और मिस्टेक बाय लॉ। लॉ की मिस्टेक कानून की गलती करना और मिस्टेक फैक्ट की। फैक्ट की गलती जैसे कोई फैक्ट आपको पता नहीं और आपने उसमें गलती कर दी कि मुझे ये पता नहीं था, ठीक है। लॉ की जैसे मान लो तुमने कोई रेड लाइट तोड़ दी, तो पुलिस वाले को बोल रहे हो सर मुझे पता नहीं था कि रेड लाइट नहीं तोड़ सकते, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। मतलब कि अब आपने जो गलती करी है उसकी भरपाई करिए। अगर आपने मिस्टेक ऑफ लॉ करा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा और आपने जो गलती करी है उसकी भरपाई आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट समझते हैं। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर 2 होता है, बायलेटरल और यूनिलेटरल। बायलेटरल के अंदर दोनों पार्टी से गलती हो जाती है फैक्ट की, और यूनिलेटर में 1 पार्टी से गलती हो जाती है। अगर दोनों पार्टी से गलती हो जाती है तो वो वॉइड माना जाता है, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया, किसी को भी रिकवर नहीं करना पड़ेगा जो भी उन्होंने गलती करी है उससे। बट अगर वो यूनिलेटरल मिस्टेक है, एक पार्टी से ही गलती हुई है, तो वो वैलिड माना जाएगा। तब तो आपको भैया जो आपने गलती करी है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, समझ आया। अब मूव करते हैं सेक्शन 20 पे। एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक, मतलब अपन यही कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन 20 के अंदर मिस्टेक ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट है, ठीक है। वे बोथ पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर, बोथ पार्टीज यानी बायलेटरल, अंडर मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, ठीक है। एन एरोस ओपिनियन, इसका मतलब होता है गलत, एक गलत ओपिनियन, एक गलत ओपिनियन एज टू वैल्यू ऑफ द थिंग्स, oh shit, as to value of the thing which form the subject matter of an agreement is not. ओपिनियन, कोई गलत ओपिनियन देते हैं उसको नहीं बोलेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वो तो कॉन्ट्रैक्ट
वैलिड ही रहेगा, ठीक है, वो वॉइड नहीं माना जाएगा। अगर बोथ पार्टी से गलत ओपिनियन वाला मिस्टेक हुआ है तो वो वैलिड ही रहेगा, उससे वॉइड नहीं डिक्लेयर कर सकते। इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज ए लॉ, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। सेम चीज़ ये जो स्लाइड में समझाई है वो इन सब में लिखा है, वो की वही है, एक बार आप रीड कर लेना। सेक्शन 23, व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल, क्या कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल है और क्या नहीं है। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल। अब इन सारे कंसिडरेशन लॉफुल है इन सारे पॉइंट को छोड़ के। अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ है, ये 4 क्यों आ गया, तो वो कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। If such a matter that is permitted, it would defeat the provision of any law, तो वो कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। फ्रॉड आ गया तो कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। इन्वॉल्व और इम्प्लाइज जनरली, अगर दूसरे की प्रॉपर्टी या इंसान को अगर तकलीफ़ दे रहा है वो कंसिडरेशन, तो वो भी लॉफुल नहीं है। अगर वो कोर्ट के लिए इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी के लिए इमोरल है, तो वो भी कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। कौन कौन से लॉफुल नहीं है? फॉरबिडन बाय लॉ, डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, फ्रॉड और प्रॉपर्टी और पर्सन को हार्म पहुंचाना और इमोरल टू द पब्लिक पॉलिसी, ये सारे चीज़ें होंगी तो वो कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। In each of these cases, the consideration or object of an agreement is said to be unlawful. Every agreement of which the object or consideration is unlawful is void. Okay? मैं थक गई यार, अब पढ़ा के कितने बज चुके हैं, छोड़ो, कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 24, एग्रीमेंट void if the consideration and object unlawful in a part। अगर मान लो एक कंसिडरेशन कर रहे हो, उसका अगर आधा हिस्सा भी अनलॉफुल है तो वो पूरा कंसिडरेशन अनलॉफुल हो जाएगा। इफ़ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन और वन ऑफ मोर ऑब्जेक्ट और एनी वन ऑफ एनी पार्ट ऑफ any one of several consideration or a single object is unlawful, the agreement is void। सिंपल सी बात ये बोली गई है। अगर कोई कंसिडरेशन है उसके अंदर दो कंसिडरेशन किए हैं, अगर एक कंसिडरेशन भी अनलॉफुल हो जाता है तो पूरा कंसिडरेशन अनलॉफुल हो जाता है। सिंपल सी बात है, ये आप इसका एग्जांपल देख लेना। प्रॉमिस टू सुपरिटेंडेंट ऑन द बिहाफ ऑफ बी लीगल मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो एंड एन इलीगल ट्रैफिक in the other article। B promised to pay A a salary of 1000 rupees a year। The agreement is void। The object of A's promise, A का promise का object है ना, and the consideration for B's promise is a part of unlawful। ठीक है, इसमें illegal traffic आ गया। अरे यार ये रेस क्यों नहीं हो रहा भाई, क्या हो गया इसको, चल जा यार, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। सेक्शन 25, ये मेरा मोस्ट फेवरेट सेक्शन है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। कौन से एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड नहीं होते, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपन ये पढ़ेंगे। Unless it is written and registered or is promised to compensate for something done or is a promise to pay a debt barred by limitation law। An agreement made without consideration is void unless, तो इसके अंदर वो एग्रीमेंट पढ़ेंगे जो विदाउट कंसिडरेशन भी void डिक्लेयर नहीं हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला है नेचुरल लव और अफेक्शन। कोई भी कंसिडरेशन नेचुरल लव और अफेक्शन से बना है तो वो वैलिड होगा। जैसे कि नहीं सॉरी, कोई भी एग्रीमेंट जो नेचुरल लव और अफेक्शन से बना है, भले उसके अंदर कंसिडरेशन ना हो तो वो एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। समझ आया? जैसे कि बाप और बेटी के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो नेचुरल लव और अफेक्शन के द्वारा हुआ है, तो इसके अंदर ब्लड रिलेशन आता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंदर। ठीक है, हमेशा याद रखना। सेकंड है इट इज़ अ प्रॉमिस टू कंपनसेट वॉली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज़ अ रिवॉल्व वॉलेंट्री। अगर मान लो मेरा कुत्ता खो गया था, तुमने मेरा कुत्ता ला के दे दिया, अपने कोई कंसिडरेशन कोई एग्रीमेंट नहीं करा, बट तुमने मुझे कुत्ता ला के दिया, मेरा गुम हुआ तो मैं खुश हो कि तुम्हें 1000 रुपये देना चाहती हूँ, तो अपने बीच में कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ है,
तो ये वैलिड एग्रीमेंट रहेगा क्या? हाँ, ये रहेगा, क्योंकि वो पास्ट वॉलंटरी सर्विस के अकॉर्डिंग मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। वो एग्रीमेंट पास्ट वॉलंटरी सर्विस के लिए हो रहा है, भले इसमें कंसिडरेशन हो नहीं हो, सब चलता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं ऐसे रिप्लाई करती हूँ, पूछ के देखना एक बार। इट इज़ अ प्रॉमिस मेड इन रिटन और साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज देयर इन बाय द टाइम बेयर, ठीक है। अब टाइम बेयर क्या होता है? जैसे मैंने कोई लोन लिया था, ए से मैंने लोन लिया, ए ने बी से लोन लिया, ए ने बोला कि मैं तेरे को 2 साल में तेरे 30,000 रुपये दे दूँगा। 2 साल निकल गई, उसने दिया ही नहीं, और अब 10 साल निकल गई, ठीक है। अब बी ए से वापस पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि टाइम ही निकल गया उसका पैसे मांगने का अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। तो अब ए ने एक दिन सोचा, अरे यार दे देने चाहिए, तो मान लो 3,000 रुपये सारे दे रहा है, या 1,000 रुपये, कितने भी दे रहा है वो अपनी मर्ज़ी से बी को पैसे दे देता है। अब उसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर टाइम बार्ड लिखा हुआ भी तो है। इसके अंदर क्रेडिट माइट हैव इनफोर्स पेमेंट बट द लॉ फॉर द लिमिटेड शो, ठीक है। इन सब केसेस में एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। लेट्स मूव टू द वॉइड एग्रीमेंट। जल्दी ही लेक्चर ख़त्म होना है, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, कोई भी एग्रीमेंट, ठीक है। रिस्ट्रेन ऑफ, सॉरी गाइस, हम रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज में करा। एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन इज़ वॉइड एग्रीमेंट अदर देन द माइनर। माइनर वाला क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो वॉइड ही हो गया, वो तो मतलब माइनर को छोड़ के बाकी सारे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज इज़ वॉइड एक्सेप्ट माइनर। वाई? क्योंकि माइनर वाला तो इलीगल हो गया ना, इंडिया के अंदर माइनर की शादी कराना इज़ अ क्राइम, तो वो तो उसमें चला गया, तो इसलिए वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज इज़ अ वॉइड। अब फुल्ली हो या पार्शली हो, वो रिस्ट्रेन दोनों में ही, ठीक है। नेगेटिव, जैसे रिस्ट्रेन क्या हो गया? अब मेरे पिताजी मेरे को बोलते हैं, बेटा अगर आप इससे शादी नहीं करोगी, ओह माय गॉड, कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो पिताजी मेरे को बोलते हैं कि तू इसके अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। वो रिस्ट्रेन कर रहे हैं मुझे, ठीक है। या फिर बोल रहे हैं कि तू सिर्फ इसी से शादी करेगी, ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। मुझे बोल रहे हैं तू सिर्फ इससे ही शादी करेगी, या तू उससे शादी नहीं करेगी, ऐसे ये सब वॉइड होता है। ए प्रॉमिस करता है, ठीक है। ए प्रॉमिस टू मैरी, किसी को भी मैरी नहीं करेगा, वो बी को ही मैरी करेगा। ए प्रॉमिस करता है बी को कि मैं तेरे से ही शादी करूँगा, और अगर मैं तेरे से शादी नहीं करूँ तो मैं तेरे को 2,000 रुपये दूँगा। और अब लास्ट में होता क्या है? ए ना सी से शादी कर लेता है, तो अब बी आ जाता है कि अब तूने मुझसे शादी नहीं करी, चल मेरे 2,000 रुपये निकाल। तो अब कोर्ट ये बोलेगा कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज इज़ अ वॉइड। तो आप ना बी ए से ना कोई भी पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि वो एग्रीमेंट ही रिस्ट्रेन था, वो सॉरी वॉइड था, ठीक है। समझ आ गया? सेक्शन 27, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। किसी को भी ट्रेड करने से रोक देना इज़ ऑल्सो अ वॉइड एग्रीमेंट। मैंने बोल दिया कि भैया आप ना अब है ना ये वाली चीज़ें नहीं बेच सकते, आप अपना धंधा बंद करो, वॉइड माना जाएगा, वो नहीं कर सकते आप। ये फंडामेंटल क्या राइट है ये इंसान का कि वो बिज़नेस करे, समझ आया? तो आप नहीं रोक सकते। Every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade, business of any kind is extended to void। ख़त्म बात। इसके एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस इसके
पहला एक्सेप्शन ये है कि सेविंग ऑफ एग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ विच गुडविल इज सॉल्ट। गुडविल अगर सॉल्ट हो रही है, उसके लिए रिस्ट्रेन कर रखा है, तो वो वर्ड नहीं माना जाएगा। समझ आया? सेविंग ऑफ एग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ विच गुडविल इज सॉल्ट। गुडविल जिससे बेची जा रही हो, मतलब गुडविल भी जा रही हो साथ में, तो उसके लिए वो पोस्ट कर सकता है कि तू ये वाला बिजनेस नहीं करेगा, तो वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है। वन हु सेल द गुडविल ऑफ द बिजनेस में एग्री विद द बायर टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन द सिमिलर बिजनेसेस विद इन स्पेसिफिक लोकल लिमिट्स सो लॉन्ग एज द बायर और एनी पर्सन ड्राइविंग इनटू थिस। अब मैंने BRACT के अंदर इसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन मेंशन है, बट एक्चुअली इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी सेक्शन 11 सब क्लोज टू सेक्शन 36 सब क्लोज टू, इन सब के अंदर मेंशन है, बट एज वी आर रीडिंग द BRACT समझ रहे हैं, तो मैंने वो मेंशन किया। बट अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, आई विल टेक्स्ट यू बैक। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, अगले सेक्शन पे चलते हैं। वो एग्रीमेंट जो आपको रोक लगा दे कि आप इसके लिए शूट फाइन नहीं कर सकते, आप इसके लिए कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, तो वो भी वॉइड माना जाएगा। ठीक है। By which any party therein is restricted absolutely by enforcing his right under or in the respect of any contract by the usual legal proceeding in the ordinary tribunal or which limits time within which he may thus enforce his right। ठीक है, ये चीजें बोली गई है दोनों के अंदर। अब इसके एक्सेप्शन क्या है? इसका पहला एक्सेप्शन ये है कि मतलब पहले तो ये समझ लो, पहले वाले के अंदर तो ये बोला गया है रोक लगा देना, और इसमें को आधी चीजों के लिए कि ठीक है रिस्ट्रेन नहीं कर दिया, उसके राइट ही खत्म कर दिए, नहीं, इसके अंदर रिस्ट्रिक्ट करा गया, रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली, और इसके अंदर तो राइट ही खत्म कर दिया। अब इसके एक्सेप्शन समझ। इसका पहला एक्सेप्शन ये बोलता है कि नेगोशिएट करके तुम कर सकते हो, कोई और मेथड से तुम कर सकते हो, पर कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है। ऐसी वाली चीज इसके अंदर फोर्थ बोला, आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट से तुम अपना सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। दिस सेक्शन shall not render illegal a contract by which two or more person agree that any dispute which may arise between them in respect of any subject or class of subjects shall be referred to arbitration and that only the amount awarded in such, ये बोला गया। सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर क्वेश्चंस दैट हैव already arisen, nor shall this section render illegal any contract in writing by which two or more person agree to refer to arbitration। ठीक है, दोनों एग्री कर जाते हैं आर्बिट्रेशन के। और तीसरा वाला होता है सेविंग ऑफ अ गारंटी एग्रीमेंट ऑफ अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दिस सेक्शन shall not render illegal a contract in which, सेम चीज बोली गई, आप इसको प्लीज अच्छे से देख लेना एक बार। आगे चलते हैं सेक्शन 29। सेक्शन 29 एग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी सर्टन नहीं है उसका एग्रीमेंट, द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। जैसे कि मान लो ए एग्री करता है बी को 100 टन ऑफ ऑयल बेचने के लिए। ठीक है। अब देयर इज नथिंग वट एवर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल। अब ए बी को कॉन्टेक्ट करता है कि मैं तेरे को 100 टन तेल दे दूंगा, अब इसने बताया ही नहीं कि कौन सा तेल देगा या कौन सा तेल लेगा वो, तो ये एग्रीमेंट बहुत ही अनसर्टन है, अच्छे से डिफाइन है, तो ये वॉइड हो गया। इसके और भी एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो कि कोई ग्रेन देना है, बट उसने बताया नहीं कौन सा ग्रेन देना है, कितना देना है, अनसर्टन हो गया ना, तो वो वॉइड माना जाएगा एग्रीमेंट। सेक्शन 30 एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेचर वॉइड। Agreement by way of wager are void, and no suit shall be brought for recovering anything to be won on any wager or वेजर एग्रीमेंट्स। क्या होते हैं वेजर एग्रीमेंट्स? वॉइड होते हैं। इसके अंदर मतलब कि जैसे कि ये जो छट्टे वाले होते हैं कि ए पार्टी जीतेगी बी पार्टी जीतेगी, मैं लगा रहा हूँ तेरे साथ, ये सब वॉइड होते हैं। ठीक है। कि ए बोलता है कि आज विराट कोहली जीतेगा, ले लगा 100 रुपए की शर्त, 100 रुपए कम हो गए, 1 लाख रुपए की शर्त लगा, तो ये एग्रीमेंट वॉइड है। क्यों? इधर ना कोई कंसिडरेशन है, कोई कंसिडरेशन ही नहीं है ना इधर, इसलिए ये पहली बात तो इसलिए ये वॉइड है, और ये बेकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है। अब अपना ये खत्म हो चुका है आज का। आई नो आज मैंने थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन नहीं करा, मुझे ऐसा लग रहा है, बट अगर कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया जिसके अंदर मैंने केयरलेस और फास्ट फास्ट ड्राइव कर दिया हो, तो प्लीज कमेंट डाउन एंड आई विल मेक अ सेपरेट, actually I'm so sleepy now, I will make a separate video for that topic. Okay, please comment down, I will make sure that I will make that video, and I will recommend you to go through the Bare Act and please read the Bare Act and all the illustration, and if you have any doubts you can comment down. And so yeah, in last, thank you for watching, and I hope you liked it, and I hope you understand every concept easily. And to be honest, let me just make you sure that which topic are very important. These definitions are very important, and this can be a question. Case laws are always, this is very important, this slide and this slide is very important, and this is also important. ये तो हमारे पेपर में आया भी था, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो स्टार है, दूसरा मार्कर ले लीजिए, ये तो स्टार है, स्टार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये तुम्हें अब तक तो आ ही गया होगा सारे पॉइंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इसके सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर ये 23 वाला इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये तो है ही इंपॉर्टेंट, पूरा आराम से अच्छा क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर ये सारा मिला के आ सकता है, अकेले में आएगा तो ये वाला सेक्शन बड़ा है तो ये आ सकता है, बाकी तो सारा मिला के आएगा, आएगा तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड इन लास्ट वी आर एंडिंग दिस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय।